गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, हर रोज की तरह आज सुबह भी हम जाएंगे एक नए विचार पर। उस विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का विचार क्या है बेटा? आज का विचार है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखो बेटा, आप जीवन में कभी आपको सफलता मिलती है, कभी आपको असफलता मिलती है ना? तो सफल और असफलता, सफलता और असफलता, ये दोनों चीजें जो है वो कैसी है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। है ना? कभी आपको सफलता मिल जाती है और कभी असफलता मिल जाती है। तो सफल होने का कारण क्या है और असफल होने का कारण क्या है? देखो, सफल और असफल लोग जो होते हैं वो अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते। क्या नहीं होते? अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, यानी कि उन सभी में क्षमता जो है लगभग एक बराबर ही होती है। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? उनकी जो इच्छाएं होती है वो भिन्न होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सफल होने के लिए वे अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा देते हैं, वो ताकि वो अपनी क्षमता तक पहुंच जाए। और उस क्षमता से वे क्या करते हैं? अपने जीवन में सफल बनते हैं। और जो असफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को छोटा रखते हैं। तो ऐसे करने में क्या होता है बेटा? वे अपनी क्षमताओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब तक वो अपनी क्षमताओं पर ना पहुंचे तब तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ये कभी भी भूल मत करना बेटा कि ये सोचने का कि सफलता और असफलता जो है हमें कैसे प्राप्त होती है, या फिर क्यों असफलता हमें क्यों हुई या सफलता हमें क्यों प्राप्त हुई। आप एक बार जरा सोच के देखिए। आप जब अपनी इच्छाओं को बहुत बड़ा करके रखते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं तक पहुंच जाते हो। ठीक है? तो आज के इसी शुभ विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है या प्रक्रिया है, जिसको हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी बताया था। तो जंग लगना क्या है बेटा? लोहा और ऑक्सीजन के साथ में मिलना, है ना? और जल के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? लोहा, सॉरी, जंग बन जाता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3 कहते हैं। ओके। अब जो है मैं दूसरी बात हमने बात बताई थी आपको, मैग्नीशियम का जलना, है ना? क्या बताया था? मैग्नीशियम का जलना। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, उसके समीकरण भी हमने लिखा था। और उस भस्म में अगर हम पानी मिलाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भस्म बन जाता है उसमें अगर हम पानी मिलाए तो हम देखते हैं कि वो कुछ और पदार्थ ही बन जाता है। क्या पदार्थ बनता है बेटा? मैग्नीशियम जब पानी के साथ मिल जाता है तो वो क्या पदार्थ बनता है? बताएंगे आप लोग मुझे? हमने क्या बताया था आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो क्षारीय होता है, या उसका जो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है? तो इस तरह के दो रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था बच्चे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे दो और तरह के रासायनिक परिवर्तन या प्रक्रियाएं, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया, और आयरन की प्रतिक्रिया के बारे में। ठीक है? रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन देखें हम लोग। चलिए, इसको भी हम लोग एक सिमुलेशन के तौर पे समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसमें
क्या क्या रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, उसके रासायनिक उसमें जो रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है उसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में भी हम आपको बताएंगे। तैयार हैं बेटा सभी? चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये नहीं है, इसको अभी बताते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे। ओके बेटा, हम शुरू करेंगे कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है उसके लिए, इसको हम एक वर्चुअल लैब में जाके समझेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो है कॉपर सल्फेट का घोल है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब है, और इन टेस्ट ट्यूब को कैसे पकड़ के रखा है, टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से इनको पकड़ के रखा है। अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन, जिसे हम नीला थोता भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? नीला थोता कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इस विलयन को ये जो विलयन है, ये दो जो है टेस्ट ट्यूब में हमने डाल के रखा हुआ है, ठीक है, आपने देखा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर दो कीलें रखी हुई है। क्या रखी है? दो कीलें रखी है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इन कीलों को क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो ब्लेड है, ब्लेड भी ले सकते हो आप, कील भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस कील को, इसमें से एक कील को क्या करेंगे, एक धागे पर बांधकर इसमें से एक में हम डालने वाले हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन में हम डालेंगे। अब कुछ देर हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, थोड़ी देर हम उसको वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। थोड़ी देर हमने वेट किया, आपने देखा जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग जो है वो बदल चुका है। देख रहे हो आप लोग, यहां पर आप देख सकते हो। यहां पे देखो तो जो आयरन है, यानी कि जो लोहा है, वो क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ उसने कुछ प्रतिक्रिया की है, ठीक है। अब इसमें क्या परिवर्तन देखा कि कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में अभिक्रिया के कारण इसका रंग जो है बदल गया है, यानी कि इसमें नीले रंग की जगह हरा रंग हो गया है। ब्लू कलर की जगह पर यहां पर क्या है, आया है बेटा, ग्रीन कलर आया है। तो बेटा एक ये एक नया पदार्थ बना है जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फेट। क्या कहते हैं उसको हम? आयरन सल्फेट। पहले वो कॉपर सल्फेट था, उसकी जगह पर अभी क्या आ गया, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो ये आयरन सल्फेट के बनने के कारण ही इसका रंग कैसा आया है? जी हाँ, हरा रंग आया है। तो लोहे का जो कील है उसके निक्षेप, अब यहां पर इस लोहे के कील को हम बाहर निकालेंगे बच्चे, इस थ्रेड की सहायता से। आप देखो अब इस लोहे का जो रंग है ना, उसका रंग देखो आप, इस कील की तरह नहीं है, उसका रंग भी जो है बदल चुका है ना। उसमें देखो लोहे की कील पर भूरा निक्षेप, ब्राउन कलर का एक निक्षेप आया है, ठीक है। ये तांबे के परत के कारण हुआ है, ये एक अन्य पदार्थ है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुए, तो ये हम बोल सकते हैं ये केमिकल चेंज है या रासायनिक परिवर्तन है ना। ओके बेटा, चलिए अब हम इसको, इसका समीकरण लिखेंगे, कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया कैसे हुई, इसमें क्या क्या हुआ, इसका हम एक समीकरण लिखेंगे। तैयार हैं सभी लिखने के लिए? चलिए आ जाइए। तो इस अभिक्रिया को इस जो ये जो प्रतिक्रिया यहां पर हुई है, इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे बेटा? कॉपर सल्फेट विलयन को, कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको हम लिखेंगे CuSO4, ठीक है। क्या लिखेंगे? CuSO4, ठीक है। इसको हम नीला थोता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? नीला थोथा, ओके।
चलिए, अब जब ये लोहे के साथ इसने प्रतिक्रिया की, लोहा, लोहे को हम कैसे लिखते हैं बेटा? एफ ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ ई। एक मिनट, लोहे को हम लिखते हैं एफ ई। लिख लिया हमने? ओके। अब बेटा क्या बना यहां पर? ये देखो, ये एरो मार्क इस तरह से डाल दिया, यानी कि बनना है ये। ओके, डाल दिया। इसके फलस्वरूप जो बना, वो बना है आयरन सल्फेट। ठीक है, क्या बना? आयरन सल्फेट बन गया ये, जिसको हम लिखेंगे FeSO4। क्या लिखेंगे? FeSO4। जो हमारा कॉपर सल्फेट विलेन था, उसका रंग नीला था, जिसे हमने लिखा CuSO4, है ना। लोहे के साथ उसने प्रतिक्रिया की, बन गया आयरन सल्फेट, जो लिखेंगे हम FeSO4। इसका रंग कैसा है बेटा? हरा रंग है, आपने देखा अभी, हरा रंग है। प्लस उसके साथ क्या बना बेटा? कॉपर बन गया, है ना। कॉपर आपने देखा ना, जो हमारी कील है, उसके ऊपर कैसी वो परत चढ़ी थी? कॉपर की परत चढ़ी थी। यानी कि वो कॉपर, उसका रंग कैसा है बेटा? भूरा है, तो उसके ऊपर भूरा निक्षेप हुआ है। कॉपर को हम लिखेंगे Cu। क्या लिखेंगे? कॉपर को Cu करके व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो बच्चे यहां पर क्या हुआ है, आप बताइए। देखो, CuSO4 का FeSO4 में बदलना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। जो यहां पर Cu था, उसकी जगह पर क्या बन गया? यहां पर Fe बन गया। क्या बन गया? Fe बन गया। तो यहां पर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। यानी कि कॉपर यहां पर आ गए, सॉरी, ये जो आयरन है, ये आयरन जो है, कॉपर का स्थान इसने ले लिया, है ना। कॉपर का स्थान इसने ले लिया। तो वहां पर क्या हुआ है बेटा? प्रतिस्थापन हुआ है। मैं यहां पे लिखती हूं प्रतिस्थापन। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया का या प्रक्रिया का। ठीक है, प्रतिस्थापन, या हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये? बिल्कुल क्लियर है सभी को। कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया, जब कॉपर सल्फेट विलेन में लोहे के कील हमने डाले, जो नीले रंग का था, जिसे हम CuSO4 बोलते हैं, वो किस में बदल गया बेटा? आयरन सल्फेट में बदल गया। FeSO4 में उसका रंग भी बदल गया। कैसे? हरा रंग का हो गया। और जो हमारा आयरन था, यानी कि जो लोहे की कील थी, उस पर कैसी परत आ गई? कॉपर की परत आ गई, है ना, वो भूरे रंग का हो गया। और इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अगर ये क्लियर है तो आगे चले हम लोग। अगला अगला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है बच्चे, वो है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा और सिरके के बीच का प्रतिक्रिया। क्या लिखेंगे हम लोग? रासायनिक प्रतिक्रिया में अगला जो एग्जाम्पल है, वो है बेकिंग सोडा और सिरके के बीच की अभिक्रिया। चलिए वो लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो हमने देखा, अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा, वो प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अगला जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं, या अगला जो हम लोग जो एक्टिविटी है वो देखने वाले हैं, वो है किसके बीच की प्रतिक्रिया? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और सिरके के बीच, जिसे हम विनेगर कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा और सिरका, सिरके के बीच की अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, कुछ भी लिख दीजिए आप। रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। ठीक है, ओके, लिखा। चलिए, अब हम इसको समझते हैं, इसमें क्या हो रहा है। चलिए बेटे, यहां पर हम देखते हैं। एक मिनट।
यहां देखिए बच्चे, यहां पर हमारे पास दो परख नलियां हैं। क्या है? दो टेस्ट ट्यूब्स है। ठीक है। एक के अंदर क्या है? बेकिंग सोडा और विनेगर है। क्या है? बेकिंग सोडा और विनेगर रखा हुआ है एक के अंदर। ठीक है। और दूसरे के अंदर क्या है? यहाँ पे देखिए बेटा, जो विनेगर होता है, यानी कि जो सिरका होता है, जिसे हम सिरका बोलते हैं या विनेगर बोलते हैं, वो उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, या एसिटिक अम्ल कह लीजिए। ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है। और बेकिंग सोडा आपको पता है क्या होता है? खाने का सोडा होता है ना, जो खाने की चीजों में मिलाया जाता है। तो बेकिंग सोडे को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, जब विनेगर और बेकिंग सोडा को हमने मिलाया, तो क्या हुआ, यहां पर हमने एक और ट्यूब डाला हुआ है इस टेस्ट ट्यूब से ये वाले टेस्ट ट्यूब में जाने के लिए। ठीक है। ओके, डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? यहां पर जो है लाइम वाटर है, या चूने का पानी है। क्या है यहां पर? लाइम वाटर या चूने का पानी है। ठीक है। तो अब, सॉरी, चूने का पानी है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने विनेगर और बेकिंग सोडा इसमें मिलाया है, तो इसमें कुछ गैस जो है वो प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है। क्या गैस प्रोड्यूस हुई है यहां पर? देख सकते हो आप लोग। कौन सी गैस हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? इस ट्यूब की सहायता से इस वाले टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि लाइम वाटर है या चूने का पानी है, इसमें हम क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे यहां पर। तो क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस चूने के पानी में आ जाएगा, ये पानी कैसा रंग का हो जाएगा? दूधिया रंग का हो जाएगा। ओके, यानी कि मिल्की हो जाएगा। तो इसके मिल्की हो जाने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस। ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के लिए किए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा जो है एक्टिविटी है। अगर आपको पता करना है कि कोई भी गैस जो है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो चूने के पानी में जब मिलाया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, दूधिया हो जाता है। तो इसमें क्या क्या अभिक्रियाएं हुई है बेटा? क्या अभिक्रिया क्रिया हुई है? तो यहां पर आप देख सकते हो, जो अभिकारक है वो बेकिंग सोडा और सिरका है। ठीक है। जो बेकिंग सोडा है उसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और उत्पाद क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे? हम इसके समीकरण को लिखने वाले हैं। तैयार हैं सभी? चलिए आ जाइए, हम इसके समीकरण को लिखते हैं और समझते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है? जो परख नली में जो परिवर्तन हुए हैं वो किसके कारण हुआ है? क्या क्या हमने मिलाया? सबसे पहले तो हमने सिरका, सिरका जिसमें क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसिटिक अम्ल या एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। फिर उसमें क्या मिलाया हमने? खाने का सोडा मिलाया। खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बच्चे? सोडियम, सोडियम, इनके नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके। चलिए, अब इससे क्या हुआ? यहां पर क्या बनी? यहां पर जो गैस रिलीज हुई वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज हुई बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? CO2 से व्यक्त करते हैं। ओके, CO2 लिख दिया आपने, लिखा। ओके।
और कुछ अन्य पदार्थ भी बन गए, उसके कुछ अन्य पदार्थ भी बन गए। ओके। अब हमने क्या किया, ये जो बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमने क्या कर दिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, चूने के पानी में मिला दिया। ठीक है, क्या कर दिया, चूने के पानी में, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, चूने का पानी। अब ये जो चूने का पानी है, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे, CaOH, ये ब्रैकेट है, ठीक है, OH2, CaOH2। ठीक है, ओके। अब क्या बना, जो नया पदार्थ बना उसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर बनना, ठीक है, ये बनने का चिन्ह है। क्या बना देखते हैं, इससे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और चूने का पानी है, वो आपस में प्रतिक्रिया की उसने, और क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया बेटा, कैल्शियम कार्बन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस वहां पर जल, जिसे हम लिखते हैं H2O में। कैसे लिखते हैं, H2O। ओके। तो आपने देखा बेकिंग सोडा और सिरके के बीच में क्या क्या अभिक्रियाएं हुई, उसके फलस्वरूप क्या बना, और उसको हमने यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब किसमें मिलाया, चूने के पानी में जब मिलाया, तो क्या बन गया बेटा, क्या बना, वेरी गुड, वो कैल्शियम कार्बोनेट और जल के रूप में हमें मिल गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा। देखो सिरके सिरके को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, है ना, एसिटिक, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। फिर खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसे हम NaHCO3 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो भी लिख के बता देती हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, NaHCO3। ठीक है, ये व्यक्त है आपको, एक मिनट, यस, देखा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडे का क्या बोलते हैं, रासायनिक जो है फॉर्मूला, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड को हमने क्या कर दिया, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिक्स किया, सॉरी, सिरके को सोने के खाने के सोडे के साथ मिक्स कर दिया, तो हमारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य पदार्थ बने, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में जब हमने मिलाया, तो हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एक नया पदार्थ बना, यहां पर भी नया पदार्थ बना। तो ये उदाहरण है किसका, रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन। तो देखा बेटा, हमने 4 प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आज चर्चा की, हमने चर्चा की। आज हमने 2 के बारे में की, पिछले क्लास में हमने 2 के बारे में की। कौन कौन सी की थी आपको याद है ना, लोहे में जंग लगना, फिर आज हमने बात की बेकिंग सोडे की, बात की बेकिंग सोडे और सिरके के बीच में प्रतिक्रिया की, और उसके बाद हमने पहले बोला था कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया के बारे में बात किया था, मैग्नीशियम के जलने की बात की थी। इन सभी, इन चारों जो हमने रिएक्शंस देखे, ये सभी कैसे हैं, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पटाखों का जलना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पटाखों का विस्फोट या पटाखों का जलना, वो भी एक प्रकार का क्या है बेटा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो पटाखों या अन्य विस्फोट चीजों का, या पटाखों का विस्फोट एक अलग तरह का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऐसे विस्फोट में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश होता है, ध्वनि होती है,
और बहुत सारे अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए बेटा, जितना हो सके पटाखों का जलाना जो है उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, क्या करना चाहिए, हमें इसको मना करना चाहिए। जितने भी पटाखे हैं ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप नोट करके रखिए क्या बताया मैंने। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो हमारे पटाखों का जो विस्फोटन है उसमें क्या होता है वो आपने नोट करना है। क्या होता है, ऊष्मा का निकलना, प्रकाश होना, प्रकाशित होना, ध्वनि का निकलना और अरुचिकर गैसों का उत्पन्न होना। ये जो बातें हैं ना बेटा, इसको आप जरा नोट करके रखिए, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक संकेत है किसका, रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पटाखों का विस्फोट जो है वो आप कैसे कह सकते हो कि वो रासायनिक परिवर्तन है। तो आप क्या लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है क्या, पटाखों का विस्फोट, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है, प्रकाश होता है, ध्वनि निकलती है और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है। और ये सभी जो है, ये सब किसके लक्षण है बेटा, किसके फीचर्स हैं, रासायनिक परिवर्तन के या केमिकल रिएक्शंस के। और साथ में ये वायुमंडल को प्रदूषित करती है ना, ये भी आपने बताना है। ओके, अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन और क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, उनके अंतर को जरा स्पष्ट रूप से एक और बार जरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो बेटे यहाँ पे देखिए, रासायनिक परिवर्तन और यस भौतिक परिवर्तनों की विशेषताएं या संकेतक। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा प्रकाश या विकिरण के अन्य रूप जैसे पराबैंगनी, पराबैंगनी मींस अल्ट्रावायलेट, ठीक है, रेस वगैरह की प्रतिक्रिया के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित हो सकता है, यानी कि वो रिलीज हो सकता है या फिर एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है। तो प्रकाश या ऊष्मा किसका प्रतीक है बेटा, रासायनिक परिवर्तन का संकेत होता है। अब देखो, ध्वनि उत्पादन, रासायनिक परिवर्तन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो ध्वनियां हम लोग सुनते हैं उसके पीछे भी क्या है बेटा, एक कुछ रासायनिक परिवर्तन है। तो उसको हम, ध्वनि का उत्पादन को हम किसमें लेंगे, रासायनिक परिवर्तन के संकेतक के रूप में। गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन या नए गंध का आना। देखो बेटा, जब कुछ खाने की चीजें जब होती है, जब वो फ्रेशली बनता है तो एक उसका सुगंध अलग आता है। जब वो खराब हो जाता है, जब वो सड़ जाता है तो उसमें से दुर्गंध आती है ना। तो वो जो गंध में जो परिवर्तन आता है वो किसके कारण हुआ है, किसी न किसी रासायनिक परिवर्तन के। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर उसमें क्या करते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन करते हैं। अब रंग में परिवर्तन, कोई भी प्रतिक्रिया के दौरान रंग पर जो है परिवर्तन आता है, तो वो भी किसका कारण है, रासायनिक परिवर्तन का ही कारण है। गैस का निर्माण, जैसे कि हमने बताया आपको, बेकिंग सोडा और सिरके के बीच में जब प्रतिक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, है ना। तो किसी भी गैस का निर्माण जो है वो भी रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। अब देखो, भौतिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जो उसका बेसिक चीज होती है, जो मूल पदार्थ होता है, वो अपनी रासायनिक संरचना में वही रहती है। जैसे कि आपको बताया था, पेपर को काटना, पेपर को मोड़ना, काटने या मोड़ने से क्या नहीं होता, पेपर का जो रासायनिक संरचना है उसमें बदलाव नहीं आती। लेकिन अगर आप पेपर को जला दो तो क्या बन जाता है, वो उसमें रासायनिक परिवर्तन आता है ना। उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उसको हम भौतिक परिवर्तन नहीं कहते हैं। अब देखो, अस्थाई और उत्क्रमणीय होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसा होता है, अस्थाई होता है और उन्हें उल्टा जा सकता है। ये रिवर्सिबल है ना। परिवर्तन के बाद पदार्थ अपने मूल रूप से वापस, मूल रूप में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है।
अब स्वरूप में परिवर्तन, रंग, आकार या आकृति जैसे भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन से पदार्थ की पहचान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब देखो, ऊर्जा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम ऊर्जा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रक्रिया के दौरान केवल थोड़ी मात्रा में ऊष्मा या अन्य ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है ना। तो हमने देखा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तनों की विशेषताएं। तो आई होप आज का क्लास आप सबको जो है क्लियर हो गया होगा। जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं बेटा, उन सबको आप याद रखिए, एग्जाम्स में आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।